Hi dear students, welcome to business studies class. So from the fourth chapter we are completed the things that is the business service first, business service banking and everything related with the banking process we are covered the things. From last video onwards we are started the insurance. Okay. So in last class we are discussed about the detailed concept of insurance. Now in this video we are going to discuss about what are the fundamental principles of insurance. According to the exam point of view, this is very important question. Maximum times this question is asked. So total 7 principles are there. It is going to be asked for the 8 marks. So what is insurance and what are the principles of insurance? So it is a fixed question according to the exam point of view. So don't neglect this topic and listen carefully. Okay. So what are the principles of management means what? Some principles are defined within the insurance when the insurance company is going to give the insurance to insured. Okay, so in last class we have discussed about who is the insured, who are insurer. Okay, so insured means जिसने इंश्योरेंस निकाला है उसको हम इंश्योर्ड करके बुलाते हैं, और जिसने इंश्योरेंस दिया है जो लॉस होने के बाद हमें कंपेंसेशन यानी कि क्या बोलते हैं नुकसान भरपाई हमें देने वाला है उसको हम इंश्योरर करके बुलाते हैं. एग्जाम्पल ले लो, मैंने इंश्योरेंस निकाला है यानी कि आई एम इंश्योर्ड. ओके, सो मेरे लॉस होने के बाद जो मुझे पैसा देने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योरर. यानी कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है तो आई एम इंश्योर्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एंड जिसने दिया है दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. LIC में भी नहीं निकाला है, दे आर द इंश्योरर. ओके, सो फर्स्ट क्लियर द थिंग्स हु आर इंश्योर्ड एंड हु आर इंश्योरर. इंश्योर्ड यानी कि जिसने पॉलिसी निकाली गई है, एक आदमी नहीं तो एक बिजनेस. ओके, और इंश्योरर यानी कि उसके बिजनेस में जिसको लॉस होने वाला है और जिसको लॉस होने के बाद जो आदमी पैसा देने वाला है, जो कंपनी पैसा देने वाले है, उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? इंश्योरर. जिसको लॉस होने वाला है दैट इज द इंश्योर्ड. जो कंपेंसेशन नुकसान भरपाई देने वाला है उस लॉस के लिए उसको हम बोलेंगे इंश्योरर. भी क्लियर द कंसेप्ट. ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज utmost good faith यानी कि विश्वास. ओके, सो why it should be? Because contract based upon faith, insured must disclose all the facts. इंश्योर्ड यानी कि जिसने इंश्योरेंस निकाला है, मैंने निकाला है ना, so I have to disclose all the facts related with the me. Insurer must clear all the terms and conditions about the insurance. Otherwise, after some times, if the insurer got the any disclosed information it is there, so they are make the refuse to compensation. Okay, so what is the meaning of utmost good faith? का मतलब क्या है? जब भी आप इंश्योरेंस निकालते हो तब इंश्योरेंस किसके बीच निकाला गया होता है? एक तो इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस के बीच, इंश्योरर के बीच इंश्योरेंस निकाला गया रहता है. तो ये सभी चीजें एक गुड फेथ के ऊपर डिपेंड है, यानी विश्वास के ऊपर डिपेंड है. सो इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला गया है वो सभी क्लियर आपका खुद का इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए. जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो सभी का ट्रूथ आंसर, राइट आंसर आपको देना चाहिए. कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मतलब छुपा नहीं सकते और छुपाना भी नहीं चाहिए. ओके, एंड इंश्योरर भी मतलब जो हमारी पॉलिसी निकालने वाला है, जो हमें लॉस होने के बाद पैसा देने वाला है, वो लोग भी उनका इंश्योरेंस निकालने के बाद जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उन्होंने क्या क्या कंडीशन लगाया गया है पैसे देने के लिए, टर्म्स क्या क्या है, सभी चीज़ें वो भी उस आदमी के साथ डिस्कस करना चाहिए. यानी कि क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल, सपोज एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली गई है, यानी कि किसी के मरने के बाद उसके फैमिली को पैसा मिलने वाला है, बट
इंश्योरेंस हम कम से कम 15 से 30 साल तक मतलब 30 साल तक निकाल सकते हैं। कम से कम 15 साल तक हमें पैसा भरना चाहिए, उसके बाद वो इंश्योरेंस क्लेम होगा। यानी कि फर्स्ट 15 साल कंप्लीट होते हैं या वो आदमी फर्स्ट मरता है, सो विच इंसिडेंस इट इज गोइंग टू हैपन इनिशियली, सो उसके ऊपर कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा लॉस का जो भी मनी है, कंपेंसेशन का जो भी पैसा है वो हमें देती है। बट सपोज एक आदमी को ऑलरेडी कुछ तो कैंसर है और वो लास्ट स्टेज में है, एक 2-3 साल तक वो इंसान रह सकता है, उसके बाद उसका एक्सपायर्ड होना फिक्स्ड है। सो सपोज हम उस टाइम पे इंश्योरेंस निकालने के लिए जाएंगे तो 3 साल तक सिर्फ इंश्योरेंस आपको भरना पड़ेगा और 3 साल में वो आदमी मरेगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। क्यों? आपने नहीं बताया था कि वो आदमी 3 साल में मरने वाला है, क्योंकि आपने वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी, वो इन्फॉर्मेशन आपने छुपा के रखी थी। सो सच उस केस में आपको इंश्योरेंस निकालने जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाली आपको इंश्योरेंस नहीं देगी और इट इज़ नॉट द गुड थिंग। मतलब आपको कन्फर्म बताएंगे कि वो आदमी 3 साल तक ही रहने वाला है, उसके बाद वो मरने वाला है, खाली 3 साल तक पैसा भरना है, उसके बाद पैसा मिलेगा। इस लालच में हम उसका इंश्योरेंस निकालने के लिए जाएंगे और वो आदमी मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा कि इन्होंने झूठ बोला है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं होती। सो दैट्स वाई जो भी सही चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही इंश्योरेंस कंपनी को आप बताना चाहिए। सपोज इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चला कि इस आदमी ने झूठ बोला है, इसको पता था कि वो 3 साल के बाद मरने वाला है, तब इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली को पैसा देने के लिए रेडी नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट गुड फेथ। सो ये जो भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना, वो फेथ के ऊपर डिपेंड यानी विश्वास के ऊपर डिपेंड रहती है। सो हम भी इंश्योरेंस कंपनी को जो सच है वो बताना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी भी हमें जो भी टर्म्स लगाया गया है, जो भी कंडीशंस है, वो सभी क्लियरली बताना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, दैट मीन्स द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट सो दैट दे कैन सफर फाइनेंशियली। ओके, so whatever amount of money you are going to pay as a premium for the insurance. Okay, so at the end of the period, otherwise happening of any incidents, after that time the insurance company should give a compensation along with the interest, along with the insurable interest. For what purpose? Because what we are running with the financial difficulties, we can come back to our original position. So that's why insurance company should give a proper compensation along with the insurable interest. So इसका मतलब क्या है? जो भी हम इंश्योरेंस भरते हैं, we are insured, हम insured हैं। Okay, so we are paying a premium हर महीने में, तो 6 मंथ के बाद या तो 1 साल के बाद हम पैसा भरते हैं इंश्योरेंस के नाम के ऊपर। तब हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, हमारा लॉस हो गया, सपोज हम फायर इंश्योरेंस निकाला है, हमने हमारे कंपनी का फायर इंश्योरेंस निकाला गया है, सो हमारे बिजनेस में जो भी फायर की वजह से जो डैमेज होगा, उसके बाद जो भी हमें पैसा मिलने वाला है उसके ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि हमारे लॉस होगा, मतलब हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा, हमारा पैसों का लॉस होगा, सो वो पैसा जितना भी हमारा लॉस हुआ है, हम फाइनेंशियली ट्रबल में आते हैं, हम फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम आता है, तो वो लॉस वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमें इतना पैसा देना चाहिए, यानी कि हम जो ओरिजिनल पोजीशन पे थे बिफोर लॉस, हमारे लॉस होने से पहले जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उस कंडीशन तक आने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें मदद करनी चाहिए, यानी कि उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी मीन्स व्हाट? Insurance purpose bring back insured in same financial position as they were before loss. So compensation measured in terms of money. Example, policy of C. What is it?
प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी यानी इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस पर्पस इज ब्रिंग बैक टू इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। इंश्योरेंस कंपनी का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जिस भी आदमी ने हमारे कंपनी से इंश्योरेंस निकाला है उस आदमी का जो भी फाइनेंशियल कंडीशन था, उसके पास जितने पैसे थे उसके बिजनेस में, उसको लॉस होने के बाद, मतलब ड्यू टू फायर इंश्योरेंस है, उसका लॉस होने के बाद जो भी हमें उस पैसे देने वाले थे उसकी वजह से उसका जो भी इनिशियल स्टेज में फाइनेंशियल कंडीशन था उस कंडीशन में वो आदमी आना चाहिए। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कंपेंसेशन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो भी लॉस हुआ है बिजनेस में, यानी कि ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, मतलब फायर की वजह से कुछ तो लॉस हो गया, रॉबरी किसी ने तो हमारा माल चोरी करके ले गया तो उसके बाद जो भी लॉस हो गया, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस है, हमारा एक्सीडेंट होने के बाद हमारा जो भी लॉस हो गया, सपोज हमने इंश्योरेंस निकाला है, सो जो भी लॉस हो गया है उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें देनी चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं है, ये लागू नहीं होती प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। क्यों? क्योंकि हम एक आदमी का वैल्यू निकाल नहीं सकते, पैसे में ये आदमी कितना रुपए का है इसे हम बता नहीं सकते, बिकॉज छोटा है आदमी, बड़ा है, लेडीज है, जेंट्स है, उनकी हम प्राइस कैसे निकालें? एक आदमी का हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं क्या? पैसों इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में एक आदमी में 2 लाख के हो, आप 4 लाख के हो, एक कोई तो 5 करोड़ का है, ऐसा हम बता सकते हैं क्या? नो, एक आदमी का हम पैसे से तुलना नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस के चीज में एप्लीकेबल नहीं होती, तो इस चीज में एप्लीकेबल होती है। सपोज आपने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला है और ड्यू टू द फायर, मतलब आपने बिजनेस का आपने फायर इंश्योरेंस निकाला है, मतलब जो भी मेरे बिजनेस में फायर की वजह से जो भी लॉस होगा उतना लॉस हमें इंश्योरेंस कंपनी देनी चाहिए। सपोज आपका 2 लाख का इंश्योरेंस आपने निकाला गया है और आपके बिजनेस में फायर लग गया, उसके बाद आपका 1 लाख का नुकसान हो गया। पॉलिसी निकाली है 2 लाख की, बट फायर की वजह से 1 लाख का आपका लॉस हो गया, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख नहीं देगी। जितना लॉस हुआ है, 1 लाख लॉस हुआ है ना, तो 1 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन के नाम पे, नुकसान भरपाई के नाम पे ऊपर देगी। खाली आपका 2 लाख का इंश्योरेंस है बट आपका लॉस कितना हुआ है? 1 लाख। सो इंश्योरेंस कंपनी गिव्स ओनली 1 लाख रुपीज एज अ कंपेंसेशन। क्यों? इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितना लॉस हुआ है वो लॉस पैसे से तुलना की जाती है कि इतने का कितना लॉस होगा, उतना पैसा उस आदमी को, उस इंश्योर्ड को मिलता है। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। सो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होती, क्योंकि एक आदमी का पैसे से मोजमाप नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी कि प्रोवाइड कंपेंसेशन ओनली इफ लॉस इज कॉज्ड बाय द रीजन स्टेटेड इन द पॉलिसी। यानी लॉस इज कॉज्ड बाय अदर रीजन, इंश्योरेंस कैन बी देन टू पे द कंपेंसेशन। So what is the meaning of proximate causes? For what purpose you are taken insurance, that cause only should be happen. Instead of different happenings, instead of different event, the cause is going to be happen. For that cases, the insurance company is not ready to give the compensation. So what is the meaning of it? जो आपने इंश्योरेंस निकाला गया है, अभी फायर इंश्योरेंस निकाला गया है और फायर की वजह से जो भी लॉस होगा उसके लिए ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, यानी कंपेंसेशन देगी। और आप
अदरवाइज मतलब दूसरे चीज़ों से लॉस होगा, नहीं तो आपके इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरी कौन से मतलब अर्थक्वेक आ गया, दूसरा कोई भी रीज़न है, नहीं तो जो भी रैट्स है उसकी वजह से लॉस हो गया, नहीं तो और चीज़ें हैं उसकी वजह से लॉस हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपने फायर इंश्योरेंस निकाला है। आग की वजह से जो भी लॉस होगा उसके लिए ही आपको पैसा मिलेगा, बाकी चीज़ों से जो भी लॉस होगा उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज अ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, यानी कि जिसके लिए आपने इंश्योरेंस निकाला है वही रीज़न होना चाहिए आपके लॉस के लिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। वो छोड़ के बाकी कोई रीज़न है, बाकी कोई कारण है आपके बिजनेस में लॉस होने के लिए, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल मराइन इंश्योरेंस, मतलब मराइन इंश्योरेंस यानी कि जो भी शिप में जाते हैं मतलब हमारा माल इधर से उधर पहुँचाते हैं, तो मराइन इंश्योरेंस भी हम निकालते हैं। हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में डिटेल में देखेंगे मराइन इंश्योरेंस क्या है। सो हम मराइन इंश्योरेंस निकालते हैं, मतलब हमारा ट्रैवलिंग करते वक्त हम शिप से जा रहे हैं, जहाज से जा रहे हैं, सो यहाँ इधर से उधर हम जाते वक्त जो भी शिप में जो भी प्रोडक्ट है उनका लॉस हो गया, अचानक शिप डूब गई, ओके, नहीं तो पानी आके वो लॉस हो गया, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। बट उसमें एग्जाम्पल ले लो, वीट की बैग है, गेहूँ है ना, गेहूँ की बैग से, और वो गेहूँ के बैग हम मराइन इधर से उधर पहुँचाने वाले हैं। सो जाते वक्त वो कुछ तो पानी की वजह से पानी में डूब गया और लॉस हो गया, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। बट वो जो भी गेहूँ है वो रैट की वजह से खराब हुए हैं, मतलब रैट तो पता है, रैट की वजह से उन्होंने सभी खा के वो लॉस हुआ है, तो दैट इन दैट केस कंपनी इट इज़ नॉट, इंश्योरेंस कंपनी इट इज़ नॉट गोइंग टू पे कंपेंसेशन। रैट ने खराब किया है तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। जिसके लिए आपने इंश्योरेंस निकाला है वही कारण होना चाहिए आपके लॉस के लिए, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। फायर इंश्योरेंस निकाला है, आपके बिजनेस में आपके फर्म में फायर ही होना चाहिए, तो उसके बाद जो लॉस हुआ है वही लॉस वही कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। फायर छोड़ के किसी ने तो रॉबरी करके लिया, लेके गए आपका माल, और जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दो करके बोलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस किसके लिए निकाला है, फायर के लिए, तो वही होने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन देगी। दैट इज अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट, मतलब जिसके लिए निकाला है वही कारण होना चाहिए आपके लॉस के लिए, वो छोड़ के दूसरा कोई कारण रीजन है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? राइट ऑफ द ओनरशिप इफ दिस डैमेज्ड प्रॉपर्टी पास्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। What is the meaning of principles of subrogation? Means what? Suppose within your firm you are make a 2 lakh of insurance. Okay, so 2 lakh of insurance, and due to the fire there may be the losses and maybe damaged products are there. Okay, so how many loss caused within your firm, that much compensation it is going to give by the insurance. But what are the damaged property are there, it is left over to, it is hand over to the insurance company. The ownership it is going to be shifted to the insurance company. इसका क्लियर मतलब क्या है? सपोज आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में फायर की वजह से जो भी लॉस हुआ, ओके, वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। बट जो भी डैमेज प्रोडक्ट है फायर की वजह से, मतलब जो भी नुकसान हुआ है, हम सेकेंड हैंड बेच के भी उसका पैसा निकाल सकते हैं, ओके, बट इंश्योरेंस कंपनी ऐसा आपको करने के लिए नहीं देती। जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, और जो भी आपका माल जला है वो माल सभी इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी। आपके पास जो भी जला हुआ रह चुका है माल ना, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। नहीं तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा निकालते हैं हम, और जो भी जला हुआ माल है वो सेकेंड हैंड दे के उससे भी पैसा हम कमाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने के लिए नहीं देती।
पैसा दिया है, और जो भी जले हुए सामान आपके फर्म में है, आपके इंडस्ट्री में है, वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाती है, उसके ऊपर आपका कोई भी हक नहीं रहता, वो उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का हक रहता है। एग्जाम्पल ले लो, सो जो भी खेती में खेती का भी हम इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। सो खेती में आपको तो पता है अभी शुगर केन लगाते हैं तो उसको फायर हो जाता है, ठीक है। सो उसके फायर होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, बट जो भी बचे हुए शुगर केन है, जो थोड़े जले हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, सो जो भी बचे हुए शुगर केन है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाती है, आपके पास नहीं रहता। आपके पास पैसा दिया है ना, लॉस हुआ है उसका पैसा दिया है, तो जो भी जले हुए शुगर केन है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाती है, उसके ऊपर आपका कोई भी हक नहीं रहता, क्योंकि आपको कंपेंसेशन, आपको नुकसान भरपाई मिली है, तो जले हुए चीज़ के ऊपर आपका कोई भी हक नहीं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट मीन अ पर्सन टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस विल शेयर द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। तो एक आदमी को बहुत सारे हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, अब जब भी हमारा लॉस होगा तब हमें एक क्वेश्चन आएगा कि एक कंपनी मुझे कंपेंसेशन देगी और दूसरी कंपनी मुझे कंपेंसेशन देगी, तो उस चीज़ में क्या होता है, कितना आपने इंश्योरेंस निकाला है, सभी इंश्योरेंस कंपनी मिलके जितना आपका लॉस हुआ है वो सभी मिलके आपको देगी। एक ही कंपनी आपको कंपेंसेशन नहीं देगी। जितनी कंपनी में आपने इंश्योरेंस निकाला है, जितना इंश्योरेंस निकाला है, कितनी बार इंश्योरेंस निकाला है, सभी कंपनियां मिलके, सभी इंश्योरर मिलके आपको पैसा शेयर करके देंगे। नेक्स्ट वन, मिटिगेशन ऑफ लॉस। व्हाट इज द मिटिगेशन ऑफ लॉस? इज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। सो बेसिकली द थिंग्स इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। आपने यहाँ पे कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की गई, जो भी हमने क्रॉप इंश्योरेंस निकालते हैं, यानी कि खेती का इंश्योरेंस निकालते हैं, तब आपने शुगर केन जलते वक्त बहुत बार देखा है। तो क्या करते हैं लोग, वो जलने दो, इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें पैसे देते करके वो शुगर केन जलने के लिए छोड़ देते। वो जलना नहीं चाहिए, यानी कि वो जो भी जल रहा है वो स्टॉप होने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। सो यू शुड नॉट डू सच थिंग्स, क्योंकि जो भी आपका लॉस हो रहा है वो लॉस कम करने के लिए आप ट्राई करो। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोलती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ऐसे कहते हैं कि जो भी लॉस हो रहा है वो कम करने के लिए आप ट्राई कर लो। आप ट्राई नहीं करोगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन देगी, ऐसा बोलेंगे, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। और एक एग्जांपल ले लो, सपोज आप टू व्हीलर से जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली गई, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप मुझे मरने दो, मेरे फैमिली को पैसा मिलता है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, आपको कोई तो हॉस्पिटल लेके जाएगा। सो मतलब आप मरने से अच्छा है कि जी लो, मतलब जो भी आपका लॉस होने वाला है वो लॉस कम करने के लिए आप ट्राई कर लो। फॉर द पॉइंट, यानी कि अभी जो भी बोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, तो लाइफ इंश्योरेंस निकाला है यानी कि मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को पैसा मिलेगा। इसके लिए आप मरने के लिए जाते हो क्या? नो, सेम थिंग एक दूसरे बिजनेस के बारे में भी अप्लाई करो। जो भी लॉस होने वाला है वो लॉस कम हो सकता है, तो कम करने के लिए ट्राई करो। अभी टू व्हीलर से जा रहे हो और क्या बोलते हैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, मुझे कुछ भी होने दो, मैं मर गया तो भी चलेगा मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? नो। सो प्रॉपर सिक्योरिटी आप देखते हो, हेलमेट पहनना, ओके, ये सिक्योरिटी आप देखते हो, यानी कि हमारा लॉस कम हो। वही चीज़ आप दूसरे केस में भी अप्लाई करो कि आपने फायर इंश्योरेंस निकाला है और आपके कंपनी में आग लग गई है, तो आग कम करने के लिए आप देख लो, जाने दो, लॉस होता है तो होने दो, मुझे पैसा मिलता है। एक चीज़ आप नहीं करना चाहिए बिजनेस में। ऐसे बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आप कुछ भी ट्राई नहीं किए, वो आग कम करने के लिए कुछ भी ट्राई नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कंपेंसेशन देने के लिए मतलब तैयार नहीं होती इन दैट केस। सो जो भी लॉस होने वाला है वो कम करने के लिए ट्राई करो। दैट इज द मिटिगेशन ऑफ लॉस। So these are the 7 principles of insurance according to the exam point of view. This is a very important. First one is utmost good faith. Second, principles of insurance
principles of indemnity, then proximate cost, principles of subrogation, principles of contribution, and mitigation of loss. I hope you got the clear concept about the principles of insurance. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.